हेलो टू ऑल माय डियर स्टूडेंट्स, मेरा नाम है रवि वर्मा और आज मैं लेके आया हूँ मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस दैट इज एटम्स। तो शुरुआत करते हैं। आप देख सकते हैं क्वेश्चन क्या लिखा हुआ है। अल्फा पार्टिकल्स आर प्रोजेक्टेड टुवर्ड्स द न्यूक्लियस ऑफ द डिफरेंट मेटल विद द सेम काइनेटिक एनर्जी। द डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच इज मिनिमम 4। मतलब किस एटम में क्लोजेस्ट डिस्टेंस ऑफ अप्रोच मिनिमम होगा। देखिए इसको मैं एक बार थोड़ा सा रिवाइज कराता हूँ। जैसे सपोज करिए कि यहाँ पर कोई Ze एलिमेंट है और यहाँ से आपने अल्फा पार्टिकल की बम्बार्डिंग किया, तो न्यूक्लियस के जितना पास वो पहुंच सके उससे हम लोग बोलते हैं क्लोजेस्ट डिस्टेंस ऑफ अप्रोच, जिसकी वैल्यू होती है R0। जो आपको रिटर्निंग अल्फा पार्टिकल होता है उसकी बात कर रहे हैं। तो ये R0 का जो फॉर्मूला होता है ना, वो R0 का फॉर्मूला होता है 2kz इंटू ई स्क्वायर अपॉन काइनेटिक एनर्जी। मैं सारे टर्म्स को बताता हूँ। के कांस्टेंट है, इसकी वैल्यू होती है 9 इंटू 10⁻⁹। जेड मतलब एटॉमिक नंबर, ई मतलब इलेक्ट्रॉनिक चार्ज, उसकी वैल्यू होती है 1.6 इंटू 10⁻⁹ कूलम, और काइनेटिक एनर्जी जो आपका यहाँ पे दिया हुआ होगा। तो आप देख सकते हैं कि जो क्लोजेस्ट डिस्टेंस ऑफ अप्रोच है, देखिए बाकी सारी चीजें आपको कांस्टेंट है, ये आपको कांस्टेंट है और ये भी कांस्टेंट है। यानी क्लोजेस्ट डिस्टेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द एटॉमिक नंबर। यानी अगर मुझे मिनिमम निकालना है, क्लोजेस्ट डिस्टेंस इज मिनिमम, यानी मुझे मिनिमम एटॉमिक नंबर वाले एलिमेंट को देखना होगा। तो मिनिमम एटॉमिक नंबर वाला एलिमेंट जो है वो कौन सा है हमारा? कॉपर। यानी इसका आंसर क्या हो जाएगा? कॉपर। तो देखा आपने कितने इजी क्वेश्चंस आपको इस टॉपिक से बनता है और आप इजी वे में इसके क्वेश्चंस कर लेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में मूव करते हैं। ये रहा सेकंड क्वेश्चन। अब देखिए सेकंड क्वेश्चन क्या कहता है कि व्हेन अ हाइड्रोजन एटम इमिट्स अ फोटोन ऑफ एनर्जी 12.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, इट्स ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम चेंजेस बाय। इसके ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम में क्या चेंजेस होगा? ठीक है, तो देखिए सबसे पहले एंगुलर मोमेंटम का अपन फॉर्मूला देख लेते हैं। सेकेंड पोस्टुलेट में बोर साहब ने बताया था कि किसी भी ऑर्बिट का जो एंगुलर मोमेंटम होता है वो होता है NH/2π के इंटीग्रल मल्टीपल पे होता है। ये हम लोग ने थ्योरी में देखा भी। तो L इज इक्वल टू NH/2π। अब ये हाइड्रोजन एटम में ये रहा आपको न्यूक्लियस, है ना, और ये रहा आपको फर्स्ट ऑर्बिट, ये रहा आपको सेकेंड ऑर्बिट, और ये रहा आपको थर्ड ऑर्बिट। और इलेक्ट्रॉन जो है इस तरीके से ट्रांजिशन कर रहा है, मतलब एक ऑर्बिट से दूसरे ऑर्बिट में जा रहा है ताकि एनर्जी जो है वो 12.1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट रिलीज हो। तो अगर हम लोग एनर्जीज को देखेंगे तो इसका एनर्जी जो होता है, हाइड्रोजन के पहले ऑर्बिट का एनर्जी होता है -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, दूसरे ऑर्बिट का होता है वो होता है -3.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, और तीसरे ऑर्बिट का एनर्जी होता है वो होता है -1.54 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ठीक है, अब यहाँ पे दिख रहा है कि व्हेन हाइड्रोजन एटम इमिट्स अ फोटोन, फोटोन इमिट्स कर रहे हैं, इसका मतलब ये है कि इलेक्ट्रॉन जो है वो 3 से आपको 1 पे जा रहा है। क्यों 3 से 1 पे आ रहा है? क्योंकि 3 से जब इलेक्ट्रॉन 1 पे जाएगा ना, तो वो जो एनर्जी रेडिएट करेगा वो एनर्जी होगा 12.1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। अब आप बोलेंगे सर ये कैसे आया? देखिए एक तो एनर्जी स्टेट्स हम लोगों ने याद करके रखा था, क्योंकि हर स्टेट का आपको एनर्जीज पता होना चाहिए। इसके अलावा आप इसको घटा के देख सकते हैं। देखिए ये वैल्यू बड़ी है क्योंकि ये माइनस में और ये छोटी है, तो अगर मैं घटाता हूं तो आप देख सकते हैं -1.54 ऑफ माइनस टाइम्स ऑफ -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। आप इसको घटाएंगे तो ये कितना आ जाएगा? माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, यानी यहां पर ये हो जाएगा 13.6 माइनस 1.54। आप इसको सब्सट्रैक्ट करेंगे तो देख लीजिए आपको कितना आ जाएगा। ये लगभग आपको आ जाएगा 12.1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट के इक्विवेलेंट। तो इसका मतलब यह है कि इलेक्ट्रॉन जो ट्रांजिशन कर रहा है ना, वो n=3 से n=1 में। ठीक है, तो अगर चेंज इन एंगुलर मोमेंटम अगर अपन निकालते हैं तो चेंज इन एंगुलर मोमेंटम क्या निकलेगा? 3 का एंगुलर मोमेंटम -1 का एंगुलर मोमेंटम, क्योंकि जितना ऑर्बिट्स हायर होता है उसका उतना ही एंगुलर मोमेंटम ज्यादा होता है। यानी एंगुलर मोमेंटम ऑफ थर्ड ऑर्बिट माइनस एंगुलर मोमेंटम ऑफ फर्स्ट ऑर्बिट। अच्छा, एंगुलर मोमेंटम ऑफ थर्ड ऑर्बिट कैसे निकालेंगे? फॉर्मूला तो ये होगा, बस n की जगह पे 3 पुट करेंगे, क्योंकि वो थर्ड ऑर्बिट की बात हो रही है। थर्ड ऑर्बिट का जो n होता है दैट इज नंबर ऑफ ऑर्बिट्स जो होता है वो 3 होता है। तो यहाँ पे हो जाएगा 3h/2π, और यहाँ पे हो जाएगा फर्स्ट ऑर्बिट का जो हो जाएगा डेट वन विल बी इक्वल टू h/2π। अगर यहाँ से h/2π की वैल्यू अगर आप कॉमन ले लेते हैं तो यहाँ पे हो जाएगा 3 - 1। इसको अगर थोड़ा सा और सॉल्व करेंगे तो 3 - 1 हो गया 2। अच्छा, h की वैल्यू अगर अपन पुट करेंगे तो यहाँ पे होता है 6.6 इंटू 10⁻⁻34, और 2 का वैल्यू आपको 2 होता है, और पाई की जगह पे आप पुट कर सकते हैं 3.14। 2 से 2 आपका कैंसिल भी हो गया। ठीक है,
तो इसको अगर आप सॉल्व करेंगे 6.6 इंटू 10⁻⁻34 को इससे अगर डिवाइड करेंगे तो आपका वैल्यू आएगा 2.11 इंटू 10⁻⁻34। आप इसको करके देखिएगा, यही आपको वैल्यू आएगा। चूंकि मैं इसको पहले से किया हूं, आपको कुछ नहीं करना, इसको डिवाइड कर देना। तो ये वैल्यू आपको कितना आएगा, ये वैल्यू आएगा आपको 2.11 इंटू 10⁻⁻34 जूल सेकेंड। तो देखा आपने कितने आसान क्वेश्चंस आपको बनते हैं इस चैप्टर से, और इसी तरह के क्वेश्चंस आपको सॉल्व करने होते हैं। ये रहा आपका क्वेश्चन नंबर 2। अगर हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन में देखिए तो ये रहा क्वेश्चन नंबर 3। तो क्वेश्चन नंबर 3 को एक बार पढ़ लेते हैं कि क्वेश्चन नंबर 3 क्या कहता है कि द एनर्जी नेसेसरी टू रिमूव द इलेक्ट्रॉन फ्रॉम n इक्वल टू 10 स्टेट इन हाइड्रोजन एटम विल बी। कहने का मतलब ये है कि ये सपोज करिए कि न्यूक्लियस है हाइड्रोजन का, और ये इलेक्ट्रॉन जो है वो एक ऑर्बिट में है, वो ऑर्बिट का नंबर है डेट इज n इक्वल टू 10, और वहां से वो इलेक्ट्रॉन जो है वो चला जा रहा है, कहाँ चला जा रहा है, n इज इक्वल टू इन्फिनिटी पे। रिमूव मतलब वो उसको आप भेज रहे हैं n इक्वल टू इन्फिनिटी। तो n इक्वल टू इन्फिनिटी का एनर्जी कितना होता है, n इक्वल टू इन्फिनिटी का एनर्जी 0 होता है, 0 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। क्यों 0 होता है, क्योंकि यह जो इलेक्ट्रॉन जो है ना n इक्वल टू इन्फिनिटी पे जो गया वो न्यूक्लियस के अट्रैक्शन फोर्स से बाहर चला गया है, यानी उसकी कोई भी एनर्जी ड्यू टू न्यूक्लियस नहीं होगी। जो अट्रैक्शन के कारण से जो एनर्जी डेवलप होता है, निगेटिव टाइम्स ऑफ कंजर्वेटिव फोर्स, तो वो जो होता है वो आपको निगेटिव इन नेचर होता है। पर ये चूंकि यहाँ अट्रैक्टिव फोर्स से बाहर निकल गया, तो यहाँ पर एनर्जी आप डायरेक्ट 0 लिखिए, या आप इसको याद भी रख सकते हैं कि n इक्वल टू इन्फिनिटी पे एनर्जी 0 होती है। ठीक है, अब यहाँ पे n इक्वल टू 10 पे एनर्जी निकालते हैं। तो देखिए एनर्जी का फॉर्मूला क्या होता है, एनर्जी का फॉर्मूला जो होता है वो होता है माइनस टाइम्स ऑफ 13.6 इंटू यहाँ पे होता है जेड स्क्वायर अपॉन यहाँ पर आता है एन स्क्वायर। अच्छा, इसको अगर हम लोग सॉल्व करते हैं तो ये हो गया 13.6, जेड की जगह पे हाइड्रोजन की बात हो रही है, हाइड्रोजन का जेड ऑर्बिट्स का नंबर जो है वो आपको 10 दिया हुआ है, n इक्वल टू 10 वैल्यू दिया गया। तो इसको हम लोग पुट करेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा 1 दी होल स्क्वायर अपॉन 10 दी होल स्क्वायर। इसको अगर आप थोड़ा सा सिंप्लीफाई कीजिएगा तो आपको आएगा 13.6 अपॉन 100। ये सारी बातें आपको इलेक्ट्रॉन वोल्ट में हो रही है, तो यूनिट्स लिखना मत भूलिएगा। तो ये हो जाएगा 0.136 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ये एनर्जी किसका है, आपको n इक्वल टू 0.136 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ये एनर्जी किसका है, आपको ये आया n इक्वल टू 10 का। ये एनर्जी से इलेक्ट्रॉन आपको यहाँ पर जा रहा है, तो बड़ा कौन सा है, बड़ा है E इज इक्वल टू 0। क्यों बड़ा है, क्योंकि ये एनर्जी आपको माइनस में है। ठीक है, एक माइनस साइन लिखना मत भूलिएगा, माइनस आपको आएगा। यानी अगर चेंज इन एनर्जी अगर आप देखेंगे तो बड़ा माइनस छोटा होता है, बड़ा हो गया 0 और माइनस टाइम्स ऑफ माइनस 0.136 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। अगर आप इसको सॉल्व करेंगे तो माइनस माइनस आपको प्लस हो जाएगा, ये हो जाएगा 0 प्लस 0.136 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, यानी ओवरऑल जो आपको आ जाएगा डेट विल बी 0.136 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो इसका आंसर कौन सा हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा आपको ऑप्शन नंबर 4। तो देखा आपने कितने आसान टाइप के क्वेश्चंस यहाँ पे बनते हैं। ये रहा क्वेश्चन नंबर 4। अब नेक्स्ट क्वेश्चन में हम लोग मूव करते हैं, क्वेश्चन नंबर 5 पे जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 4 यह कहता है कि द वैल्यू ऑफ वेवलेंथ रेडिएशन इमिटेड ड्यू टू द ट्रांजिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्रॉम n इक्वल टू 4 टू n इक्वल टू 2 स्टेट इन हाइड्रोजन एटम विल बी। अच्छा, द वैल्यू ऑफ वेवलेंथ रेडिएशन, वेवलेंथ आपको निकालना है, द वैल्यू ऑफ वेवलेंथ रेडिएशन। ठीक है, देखिए ये रहा आपको हाइड्रोजन का सपोज करिए न्यूक्लियस है, ये है आपको n इज इक्वल टू 1, ये है आपको n इज इक्वल टू 2, ये है आपको n इज इक्वल टू 3 और यह है आपको n इज इक्वल टू 4। कहने का मतलब यह है कि अगर आपने एक फॉर्मूला देखा होगा जिसमें आपने वेव नंबर निकालना सीखा होगा, तो वेव नंबर क्या होता है, तो वेव नंबर होता है डेट इज 1 अपॉन लेमडा। इसको हम लोग k से भी डिनोट करते हैं। तो वेव नंबर निकालने का फॉर्मूला आपने देखा होगा, तो उसमें क्या आता है, उसमें आता है r इंटू 1 अपॉन n1 दी होल स्क्वायर माइनस 1 अपॉन n2 दी होल स्क्वायर। अगर इलेक्ट्रॉन ट्रांजिशन कर रहा है, n1 से n2 की तरफ जा रहा है या n2 से n1 जा रहा है, उसी हिसाब से आपको n1 n2 को पुट करना होगा। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि इलेक्ट्रॉन जो है वो 4 से 2 पे जा रहा है, यानी 4 से 2 पे जा रहा है। इसका मतलब यह है कि जो फाइनल वाला को हम लोग n1 लेते हैं तो यहाँ पे n1 हो जाएगा 2 और जो इनिशियल वाला था वो आपको 4 हो जाएगा, और यहाँ पे आ रहा है आपको 1 अपॉन लेमडा। लेकिन आपको निकालना है लेमडा, ये बात, क्योंकि यहाँ पे वेवलेंथ, वैल्यू ऑफ वेवलेंथ पूछ रहा है तो आपको वेवलेंथ निकालना है। ठीक है, तो सबसे पहले 1 अपॉन लेमडा निकाल के देखता हूँ। तो 1 अपॉन लेमडा आपको हो जाएगा r इंटू n1 की जगह पे पुट करूंगा 1 अपॉन 2 दी होल स्क्वायर 4 हो जाएगा, माइनस 1 अपॉन 4 दी होल स्क्वायर आपको 16 हो जाएगा। इसको अगर आप सब्सट्रैक्ट करेंगे तो आप एलसीएम ले सकते हैं, 4 और 16 का एलसीएम 4 हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा 4, यहाँ पे हो जाएगा 1 और ये हो जाएगा r, यानी यहाँ पे आपको आ जाएगा डेट इज
r इंटू 3/16 और यह वैल्यू आ गया 1/λ का। इसी तरीके से अगर लेमडा निकालिएगा तो आपको कितना आ जाएगा 16/3r। तो यही अब वैल्यू आपसे पूछ रहा है, यानी यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो आंसर आपका कौन सा हो गया, आंसर हो गया आपका 4 नंबर। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन में मूव करते हैं, दैट इज क्वेश्चन नंबर 5। ये रहा क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 क्या कर रहा है, 2 इलेक्ट्रॉन इन एन एटम आर मूविंग इन ऑर्बिट ऑफ द रेडियाई r एंड 9r रिस्पेक्टिवली, द रेशियो ऑफ देयर फ्रीक्वेंसी विल बी। कहने का मतलब यह है कि ये रहा आपको न्यूक्लियस, ये रहा आपको फर्स्ट ऑर्बिट, ये रहा आपको सेकेंड ऑर्बिट और ये रहा आपको थर्ड ऑर्बिट। ठीक है, तो एक ऐसा ऑर्बिट जिसका मान लीजिए सपोज करिए रेडियस आपको r है और दूसरा ऑर्बिट का रेडियस आपको 9r है। अगर इलेक्ट्रॉन जो है r से 9r जा रहा है तो रेशियो ऑफ देयर फ्रीक्वेंसीज निकालना है। देखिए हम लोग ने ग्रेविटेशन चैप्टर में भी पढ़ा है कि अगर मान लीजिए कि कोई प्लेनेट जो है अगर रिवॉल्व कर रहा है किसी सेंटर से या किसी ग्रह के चारों तरफ वो रिवॉल्व कर रहा है, तो जो रेडियस होता है ना, वो रेडियस जो होता है वो रेडियस का स्क्वायर, वहां पे ए वर्ड हम लोग ने यूज किया था, इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इसका जो टाइम पीरियड होगा। टाइम पीरियड कहने का मतलब एक कंप्लीट रिवॉल्यूशन में जो उसका समय लगा, तो टाइम पीरियड का स्क्वायर जो होता है ना वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है रेडियस के क्यूब के। और ये आपको केपलर्स लॉ भी है, केपलर्स सेकेंड लॉ में भी इस फॉर्मूला को यूज हम लोग ने किया था। क्या यूज किया था कि रेडियस, अगर मान लीजिए कोई प्लेनेट आपको रिवॉल्व कर रहा है, ठीक है, और ये रहा आपको सेंटर पर प्लेनेट, तो ये प्लेनेट जो रिवॉल्व कर रहा है तो उस केस में जो रेडियस होता है, टाइम पीरियड किसे कहते हैं, एक कंप्लीट रिवॉल्यूशन में जो समय लगता है उसे हम लोग टाइम पीरियड कहते हैं। तो टाइम पीरियड का होल स्क्वायर जो होता है ना वो रेडियस के क्यू के इक्वल टू होता है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। कहने का मतलब इक्वल टू नहीं बोल सकते, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। ठीक है, तो इसी चीज का हम लोग यूज करेंगे। हमको एक बात पता है कि जो फ्रीक्वेंसी होता है वो फ्रीक्वेंसी क्या होता है 1/t होता है, या t इज इक्वल टू 1/f, दोनों भी बोल सकते हैं। तो यहाँ पे आपने देखा तो टी स्क्वायर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आर क्यू। अगर फ्रीक्वेंसी के टर्म्स में बोलेंगे तो फ्रीक्वेंसी द होल स्क्वायर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द आर क्यू। ठीक है, अब यहां पर मान लीजिए कि अगर वो r पे है और 9r पे है, इसको मैं r1 ले लेता हूं और इसको मैं r2 ले लेता हूं। r1 मैंने r लिया और r2 मैंने 9r ही लिया। तो यहां पर अगर मान लीजिए कि फ्रीक्वेंसी 1 द होल स्क्वायर विल बी इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू r1 द होल क्यू एंड फ्रीक्वेंसी 2 द होल स्क्वायर विल बी अगेन इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू r2 द होल क्यू। ये हो गया इक्वेशन नंबर 1 और ये हो गया इक्वेशन नंबर 2। देखिए कितने आसानी से, इसको मैं हटा देता हूं, एक मिनट, ये आपको काम करनी है, इसको हटा देता हूं। तो यहां पर अगर मान लीजिए कि मैं दोनों को डिवाइड करता हूं, दोनों को मैं क्या करता हूं डिवाइड करता हूं, तो यहां पे मुझे क्या आ जाएगा, यहां पर मुझे आ जाएगा f1 दी होल स्क्वायर अपॉन f2 दी होल स्क्वायर विल बी इक्वल टू 1/1 यहां पर क्या हो जाएगा r1 दी होल क्यू और यहां पे हो जाएगा 1/r2 दी होल क्यू। यानी ये हो जाएगा, यहां पर जो आ जाएगा ये r2 ऊपर चला जाएगा, यानी यहां पे हो जाएगा r2 दी होल क्यू अपॉन r1 दी होल क्यू। क्यों हुआ, क्योंकि ये 1 नंबर है, ये 2 नंबर है, ये 3 नंबर है और ये 4 नंबर है। और जब आप इसको लिखेंगे तो 1, इसको कैसे लिखते हैं, इसको लिखते हैं 1 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 4, इसी तरीके से इसको लिखते हैं। तो इस हिसाब से अगर देखिएगा तो r2 ऊपर आ जाएगा, r1 नीचे आ जाएगा, और वैसे भी इन्वर्सली है तो ऊपर में फ्रीक्वेंसी है, नीचे में रेडियस होगा। अब इसकी वैल्यू पुट कर दीजिए, तो r2 की जगह पे 9r है, यानी 9r दी होल क्यू अपॉन r1 की जगह पे r है r दी होल क्यू। अब इसमें अगर अंडर रूट ले लेते हैं, दोनों तरफ से हम लोग अंडर रूट लेते हैं, अपन चाहे तो अंडर रूट ले सकते हैं, तो यहाँ पर हो जाएगा f1 अपॉन f2 विल बी इक्वल टू 9 का होल क्यू अगर आप निकालिएगा तो होगा 729 दी आर क्यू, और इसका अगर निकालिएगा तो ये हो जाएगा आपको आर क्यू। इसमें अगर इसका अंडर रूट आप करते हैं, इसका भी अंडर रूट करते हैं, तो देखिए आपको क्या आ जाएगा, इसका अगर आप अंडर रूट करेंगे तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि 729 का अंडर रूट जो होता है वो होता है 27, और ये हो जाएगा r⁻³ 3/2, और नीचे में भी हो जाएगा r⁻³ 3/2। r⁻³ 3/2 से r⁻³ 3/2 कैंसिल हो गया, यानी ये आपको होगा 27/1, या इसको आप बोल सकते हैं 27:1। ये कौन सा क्वेश्चन हो गया आपको, ऑप्शन 4 ऑप्शन। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं, डेट इज क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 यह कहता है कि द रेशियो ऑफ स्पीड ऑफ इलेक्ट्रॉन इन ग्राउंड स्टेट ऑफ हाइड्रोजन एटम टू दैट ऑफ लाइट इज ओके। तो आपको रेशियो बताना है इलेक्ट्रॉन का और लाइट की स्पीड का। हम लोग ने एक फॉर्मूला पढ़ा था, वो फॉर्मूला क्या था कि अगर मान लीजिए कि सेंटर पर अगर न्यूक्लियस है और उसके चारों तरफ इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व कर रहे हैं, मान लीजिए n=1 ये है, और ये है आपको इलेक्ट्रॉन जो है वो n=2 पे है,
तो जो फर्स्ट ऑर्बिट में जो वेलोसिटी होगा या सेकेंड ऑर्बिट में जो भी वेलोसिटी होगा, तो उसका फॉर्मूला हम लोगों ने देखा था। फॉर्मूला क्या देखा था? फॉर्मूला ये देखा था 2.18 इंटू 10⁻⁶ इंटू 2.18 इंटू 10⁻⁶ इंटू Z/n। यह फॉर्मूला हम लोगों ने देखा था। अगर इसका डेरिवेशन देखे होंगे तो इसकी जगह पे आप अपन ये भी यूज करते हैं, डेट इज C/, डेरिवेशन में आपको ये भी आता है C/137 इंटू Z/n। एक्चुअली में C/137 जो होता है ना, वो इसके बराबर होता है। तो या तो आप ये यूज करो या तो ये यूज करो, पर यहां पर क्वेश्चन में आपको ये यूज होगा। क्यों? क्योंकि इसमें इसी तरीके से क्वेश्चन आपको पूछा गया है, आपको रेशियो बताना है, रेशियो ऑफ स्पीड ऑफ इलेक्ट्रॉन मतलब v हो गया, स्पीड ऑफ इलेक्ट्रॉन v हो गया, तो ऑफ द ग्राउंड स्टेट मतलब n कितना हो गया? 1 हो गया। ऑफ हाइड्रोजन एटम मतलब जेट कितना हो गया? 1 हो गया एटम टू द दैट ऑफ लाइट स्पीड, टू दैट ऑफ स्पीड ऑफ लाइट, टू दैट ऑफ स्पीड ऑफ लाइट। तो स्पीड ऑफ लाइट को क्या बोलते हैं? c बोलते हैं। तो c को अपन नीचे ले आएंगे तो v/c। कहने का मतलब है कि आपको v/c पूछ रहा है, तो c को आपने नीचे लाया, z की वैल्यू 1 पुट किया, n की वैल्यू 1 पुट किया, और यहाँ पे हो जाएगा आपको कितना बच गया? 137। तो आपको कितना आया? v/c कितना आ गया? 1/137। दैट इज ऑप्शन नंबर 1। चलिए, ये हो गया क्वेश्चन नंबर 6। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 7 पे आ जाते हैं। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 7 क्या कहता है कि द मिनिमम वेवलेंथ ऑफ पास्चन सीरीज ऑफ हाइड्रोजन एटम विल बी। अब पास्चन सीरीज का मिनिमम वेवलेंथ ऑफ हाइड्रोजन एटम के इक्विवेलेंट आपको वेवलेंथ बताना है। तो सबसे पहले हम लोग ये देखेंगे पास्चन सीरीज कहते किसे। मैंने आपको बताया था जब ये रहा एनर्जी लेवल डायग्राम, और एनर्जी लेवल डायग्राम में मैंने ये बात बताया था कि जब इलेक्ट्रॉन पहले किसी भी ऑर्बिट स्टेट से फर्स्ट में जाता है उसको हम लोग बोलते हैं लाइमन सीरीज, ठीक है। किसी भी एनर्जी स्टेट से अगर सेकेंड में जाता है तो उसको हम लोग बोलते हैं बाल्मर सीरीज, और किसी भी एनर्जी स्टेट से अगर थर्ड में जाता है, ये आपको n=1 है, ये n=2 है, और ये n=3 है। किसी भी एनर्जी स्टेट से जब मान लीजिए कि यहाँ से आपको 3 पे आए, या यहाँ से 3 पे आए, या यहाँ से 3 पे आए, या फिर लास्ट को मान लीजिए डेट इज n=∞, n=∞ से 3 पे आए, तो इस टाइप की जो सीरीज जो हमको मिलती है उस सीरीज को हम लोग क्या बोलते हैं? उस सीरीज को हम लोग बोलते हैं पास्चन सीरीज, लाइमन बाल्मर पास्चन, PASCHEN, पास्चन सीरीज। अब देखिए पास्चन सीरीज में आपको जो बताना है ना मिनिमम वेवलेंथ, तो देखो होता क्या है, जैसा अपन जानते हैं E = hc/λ, तो मिनिमम वेवलेंथ यानी मिनिमम वेवलेंथ होना चाहिए, यानी एनर्जी क्या होना चाहिए? एनर्जी आपको होना चाहिए मैक्सिमम। तो मैक्सिमम किसकी एनर्जी होगी? तो मैक्सिमम एनर्जी उसकी होगी जो n=∞ से ट्रांजिशन करे n=3 पर। मतलब ये वाले सीरीज की बात हो रही है। मतलब कौन सा सीरीज की बात हो रही है? जब ट्रांजिशन कहाँ से कहाँ हो रहा है, n=∞ या n=3 से इन्फिनिटी, इलेक्ट्रॉन कहाँ से कहाँ जा रहा है? तो इलेक्ट्रॉन जा रहा है, अगर फोटोन रिलीज हो रहा है तो आप इन्फिनिटी से 3 मान सकते हैं। इलेक्ट्रॉन जो जा रहा है इन्फिनिटी से 3 पर जा रहा है, जिसके कारण से जो एनर्जी रिलीज हो रही है वो पास्चन सीरीज में है और उसकी मिनिमम वेवलेंथ हो। यही होता है मिनिमम वेवलेंथ वाला पास्चन सीरीज का ट्रांजिशन, n=∞ से n=3। अब इसकी इक्विवेलेंट एनर्जी देख लेते हैं। तो देखिए हमको एनर्जी तो पता ही है क्योंकि H आइटम की बात कर रहे हैं, तो n=1 का एनर्जी हम लोग ने याद किया था 13.6, माइनस में भूलिएगा मत। n=2 का हम लोग ने देखा था -3.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, इसका हम लोग ने देखा था -1.54 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, और इसका जो होता है वो n=∞ का एनर्जी जो होता है वो 0 होता है। कौन सा बड़ी एनर्जी होगी? एनर्जी बड़ा इसका होगा और इसका क्या होगा? छोटा होगा। इलेक्ट्रॉन जब इन्फिनिटी से n=3 पे जाएगा तो एनर्जी आपको रिलीज होगी, क्योंकि इसकी एनर्जी घट रही है। घट क्यों रही है? क्योंकि एनर्जी आपको निगेटिव में हो रही है। पहले आपको 0 था और बाद में एनर्जी अगर पॉजिटिव में होता तो एनर्जी बढ़ता, लेकिन यहाँ पर एनर्जी आपको निगेटिव में हो रहा है। इस केस में आप बोल सकते हैं कि इलेक्ट्रॉन का जो एनर्जी है वो आपको घट रहा है। तो चेंज इन एनर्जी आपको निकालना है। तो चेंज इन एनर्जी नहीं निकालना है, एक्चुअली में वेवलेंथ निकालना है, पर मैं पहले चेंज इन एनर्जी देख लेता हूँ। तो चेंज इन एनर्जी क्या हुआ? E माइनस, जो E आपको इन्फिनिटी पे था, और माइनस E(3), तो E(∞) 0 पे था और E(3) कितना है? तो ये हो गया -1.54 और ये हो गया इलेक्ट्रॉन वोल्ट। माइनस माइनस आपका प्लस हो जाएगा, यानी एनर्जी जो रिलीज होगी वो 1.54 इलेक्ट्रॉन वोल्ट के इक्विवेलेंट आपको एनर्जी रिलीज होगी। अब आपको इसका वेवलेंथ निकालना है। तो हमको पता है कि अगर मान लीजिए कि वेवलेंथ आप देख सकते हैं हर जगह वेवलेंथ आपको आर्मस्ट्रांग में दिया हुआ, और इसके पहले हम लोग ने ड्यूअल नेचर में पढ़ा भी था कि अगर मान लो कि एनर्जी आपको इलेक्ट्रॉन वोल्ट में दिया है, मतलब आपको वेवलेंथ अगर आर्मस्ट्रांग में निकालना है तो एनर्जी को क्या करना? 12400 से डिवाइड कर देना, और एनर्जी आपका इलेक्ट्रॉन वोल्ट में होना चाहिए। अगर 12400 में
अगर एनर्जी इलेक्ट्रॉन वोल्ट से आप डिवाइड करते हैं तो जो वेवलेंथ जो आता है वो आपको आर्मस्ट्रांग में आता है। एग्जैक्ट वैल्यू देखिएगा तो ये होता है 12,375, लेकिन कैलकुलेशन इजी के लिए हम लोग जनरली आपको बोलते हैं कि आप 12,400 से डिवाइड कर दीजिए। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि मुझे जो एनर्जी पता है वो एनर्जी क्या पता है 1.54 और वो इलेक्ट्रॉन वोल्ट में है, और मुझे जो एनर्जी वेवलेंथ निकालना है वो आर्मस्ट्रांग में निकालना है। तो कहने का मतलब यह है कि वेवलेंथ अगर मुझे आर्मस्ट्रांग में निकालना है तो मैं क्या करूंगा, 12,400 से इस 1.54 को डिवाइड कर दूंगा, और ये जो मेरा आएगा वेवलेंथ वो आपको आर्मस्ट्रांग में आएगा। और इसको अगर आप डिवाइड करेंगे ना तो आपको जो वैल्यू आएगा, चूंकि मैं पहले से किया हुआ, आप करके देखिएगा, तो ये आपको आएगा 8181 आर्मस्ट्रांग। यानी कौन सा ऑप्शन हमारा मैच कर रहा है, तो हमारा ऑप्शन जो मैच कर रहा है दैट इज 4 नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन में मूव करते हैं, दैट इज क्वेश्चन नंबर 8। The number of different wavelengths may be observed in the spectrum from a hydrogen sample if the atoms are de-excited from the third excited state। देखिए कहने का मतलब क्या है, आप शायद समझ नहीं पाए होंगे। जैसे मान लीजिए कि ये है, आपको एनर्जी लेवल डायग्राम में बना रहा हूँ, किसी भी एटम का देख लीजिए, ये है n=1, ये जैसे सपोज करिए n=2 है, ये है आपको n=3, ये है आपको n=4, और ये है आपको n=5। ठीक है, अब इलेक्ट्रॉन जब ट्रांजिशन करता है, जैसे मान लीजिए इलेक्ट्रॉन जैसे 4 से आ रहा है, तो 4 से आ रहा है तो जरूरी नहीं कि 4 से डायरेक्ट 1 पे आ जाए, 4 से 3 पे आए, 3 से 2 पे आए, 2 पे 1 पे आए, तो इसके इक्विवेलेंट आपको अलग अलग वेवलेंथ रिलीज होती है। तो कितने मैक्सिमम नंबर ऑफ वेवलेंथ रिलीज होंगी, या मैक्सिमम नंबर ऑफ कितने फोटॉन्स रिलीज हो सकते हैं जब इलेक्ट्रॉन ट्रांजिशन कर रहा है, कहाँ से, या डी एक्साइटेड हो रहा है ना, डी एक्साइटेड मतलब अपनी एनर्जी को कम कर रहा है, वैसे भी ऊपर से नीचे आ रहा है तो एनर्जी अपना कम ही कर रहा है, फ्रॉम थर्ड एक्साइटेड स्टेट। तो सबसे पहले थर्ड एक्साइटेड स्टेट देखेंगे। जैसा कि मैंने आपको डिफिनीशन में बताया था, ये ग्राउंड स्टेट है, ये आपको फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट है, सेकेंड एक्साइटेड स्टेट है, और ये थर्ड एक्साइटेड स्टेट है, यानी ये रहा थर्ड एक्साइटेड स्टेट। ठीक है, अब यहां पर इलेक्ट्रॉन अगर आता है n=1 पे तो कितने तरह के फोटॉन्स रिलीज होंगे। एक तो तरीका ये हो कि इलेक्ट्रॉन डायरेक्ट आ जाए, दूसरा तरीका है पहले 2 पे आए और फिर 2 से 3 पे आए, 2 से 1 पे आए, दूसरा तरीका है कि वो 4 से 3 पे आए, फिर 3 से 2 पे आए, और फिर 2 से 1 वाला तो अपन देख ही लिए, तो उसको तो हम लोग काउंट कर ही चुके हैं। मतलब इस तरीके से आप देखिए 2 2 4 1 5 रिलीज हुए। तो होता क्या है कि मैक्सिमम नंबर ऑफ फोटॉन्स रिलीज का एक फॉर्मूला होता है। ऐसे आप करोगे ना, छोटा डिजिट है तो आप कर लोगे, हालांकि इसमें भी आप देख सकते हो 2 2 4 1 5 ही आया, जबकि आंसर आपको एक और छूट रहा है। और एक और कौन सा छूट रहा है, एक और ये वाला छूट रहा है कि इलेक्ट्रॉन यहां से यहां आया और यहां से यहां आ गया। इसको तो काउंट कर चुके हो तो इसको लिखने की जरूरत नहीं, पर इसको आपको लिखना पड़ेगा। तो 1 2 3 4 5 6 आपको टोटल नंबर ऑफ फोटॉन्स डिफरेंट वेवलेंथ के रिलीज मिल सकते हैं, क्योंकि सारा इलेक्ट्रॉन 4 से 1 पे नहीं आएगा। कोई 4 से 1 पे डायरेक्ट आ गया, कोई 4 से 2 पे गया, फिर 2 से 1 पे गया, रैंडम होता है। इसका कोई भी रूल नहीं है कि किस तरीके से ट्रांजिशन होगा या किस तरीके से डी एक्साइटेशन होगा, लेकिन इसका फॉर्मूला जो नंबर ऑफ फोटॉन्स आपको मिलने वाला है उसका फॉर्मूला होता है n×n-1/2। यहाँ पर तो हम लोग ने डायरेक्ट ही कर दिया क्योंकि n=4 की बात हो रही है, अगर अपर का रहेगा तो थोड़ा दिक्कत होगा। तो यहाँ पर आप जैसे n की जगह पे 4 पुट करेंगे तो 4 × 4 - 1/2, 2 से ये कैंसिल हो गया, 2 हो गया, ये हो गया 2 × 3/2, 2 कैंसिल, दैट इज n×n-1/2। अच्छा, यहाँ पे 4 - 1 जो है, ये 4 - 1 जो है वो आपका 3 हो गया, और यहाँ पर ये जो है, अच्छा इसको कैंसिल कर दिया था, दोबारा फिर से कैंसिल किया मैं, ये कैंसिल दोबारा नहीं होगा ना, एक बार तो कैंसिल कर ही दिया मैं। तो यहाँ पर आपको कितना मिल रहा है, तो यहाँ पे मिल रहा है 2 × 3, दैट इज टोटल नंबर ऑफ फोटॉन जो आपको रिलीज होंगे अगर इलेक्ट्रॉन n=4 से n=1 पे ट्रांजिशन कर रहा है। तो डिफरेंट वेवलेंथ जो आपको मिलेगा वो होगा, उसके टोटल नंबर्स होंगे वो 6 होंगे। और यहाँ पर आप देख भी सकते हैं ये जो वेवलेंथ आपको मिलेगा उसकी इक्विवेलेंट एनर्जी जो होगा वो होगा, कितना होगा, जो आपको इसके बीच का डिफरेंस होगा। ये आपको पता है ये कितना है, 10.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ये भी आपको पता है ये कितना है, ये है आपको 12.10 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। इस तरीके से कुछ तो आपको याद ही रहते हैं। अगर एच एटम की बात करें, डिफरेंट एटम का डिफरेंट ही रहेगा। तो ये हो गया क्वेश्चन नंबर 8। एक और क्वेश्चन देखते हैं क्वेश्चन नंबर 9 पे जाके। ये रहा क्वेश्चन नंबर 9, ये है क्वेश्चन नंबर 9। तो क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं क्या लिखा हुआ है। द एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन इन द ग्राउंड स्टेट ऑफ हाइड्रोजन एटम इज -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। कहने का मतलब ये है
कि ये मान लीजिए कि H एटम की बात हो रही है और उसके n=1 पर जो एनर्जी है वो कितना दिया हुआ है, -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, और वो होता भी है H एटम के लिए। H एटम के लिए तो यही होता है, हम लोगों ने पढ़ा भी है, ठीक है। द एनर्जी रिक्वायर्ड फॉर ट्रांजिशन फ्रॉम n=2 टू n=3, मतलब n=2 से n=3 पे इलेक्ट्रॉन अगर जा रहा है तो ये रहा n=1, ये रहा n=2, ये रहा n=3, ये रहा n=4। n=4 की हालांकि हमको जरूरत नहीं है, मेरा काम जो है n=3 तक ही हो जाएगा, तो n=4 को हटा देते हैं। अब इलेक्ट्रॉन जो है वो जा रहा है, कहां से कहां जा रहा है, 2 से 3, मतलब ये 2 से 3 जा रहा है। तो सबसे पहली बात जो मैं आपसे पूछना चाहूंगा कि क्या एनर्जी बढ़ेगी कि कम होगी। देखो हमेशा ऊपर से जब नीचे इलेक्ट्रॉन आता है ना तो उसकी एनर्जी कम होती है। अब नीचे से ऊपर जा रहा है तो यहाँ पे एनर्जी बढ़ेगी, या फिर आप एनर्जी के वैल्यू से भी देख सकते हैं कि इसकी एनर्जी की जो वैल्यू होती है ये होता है -3.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, और इसकी जो एनर्जी होती है वो होता है -1.54 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। अब आप बोलोगे सर 1.54 तो छोटा है, 3.4 तो बड़ा है। नहीं, लेकिन यहां पर आगे माइनस भी लगा है, माइनस लगने पे छोटा डिजिट बड़ा हो जाता है और बड़ा डिजिट छोटा हो जाता है, यानी इसकी एनर्जी ज्यादा होगी और इसकी एनर्जी कम होगी। अब कहने का मतलब मैं जो आपको बताना चाहता हूं ना वो ये बताना चाहता हूं कि इलेक्ट्रॉन 2 से 3 पे जा रहा है, यानी अपनी एनर्जी कम कर रहा है कि बढ़ा रहा है, तो अपनी एनर्जी बढ़ा रहा है। तो अपनी एनर्जी कैसे बढ़ाएगा, किसी फोटोन को एब्जॉर्ब करके। इलेक्ट्रॉन जो है फोटोन को एब्जॉर्ब करता है तो उसकी एनर्जी बढ़ती है। अगर इलेक्ट्रॉन जो है फोटोन को रिलीज करता है तो उसकी एनर्जी कम होती है। तो यहां पे एनर्जी एब्जॉर्ब करना है तो इस केस में फोटोन एब्जॉर्ब करेगा, तो फोटोन को क्या करेगा, एब्जॉर्ब करेगा। इतना तो आप समझ गए। और ये क्वेश्चन में दिया हुआ है कि फोटोन जो है वो हाइड्रोजन एटम के इलेक्ट्रॉन जो है वो फोटोन को एनर्जी रिक्वायर्ड मतलब एब्जॉर्ब करना, कितनी एनर्जी दिया जाए, दैट इज रिक्वायर्ड का मतलब होता है, ठीक है। द ट्रांजिशन फ्रॉम H=2, तो एनर्जी कितना दिया जाए, तो बड़ा माइनस छोटा, बड़ा कौन सा है, ये बड़ी वैल्यू है, ये लार्ज वैल्यू है, और ये छोटी वैल्यू है। तो हम लोग चेंज इन एनर्जी देख लेते हैं, डिफरेंस इन एनर्जी। तो डिफरेंस इन एनर्जी क्या हो जाएगा, E(3) माइनस E(2), E(2) कम है, E(3) बड़ा है। 3 मतलब थर्ड ऑर्बिट का, E(2) मतलब सेकेंड ऑर्बिट का। तो चलिए थर्ड ऑर्बिट का अगर एनर्जी देखते हैं तो कितना है, -1.54 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, माइनस टाइम्स ऑफ उसका कितना है, दैट इज 2 का है, दैट इज -3.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। अब ये माइनस माइनस जुड़ के प्लस हो जाएगा, तो यहाँ पे हो गया +3.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, और यहाँ पे हो जाएगा -1.54 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो 1.54 माइनस अगर हम लोग करते हैं 3.4 तो ये आपको कितना आ जाएगा, ये आपको लगभग आ जाता है 1.88 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। आप इसको घटा के देखिएगा, मैंने घटाया, यानी यहाँ पर आपको आंसर कितना आ जाएगा, डेट इज ऑप्शन नंबर 3। तो दीज आर दी सम इंपॉर्टेंट। अच्छा, ये जो लिखा हुआ है आपको द एनर्जी रिक्वायर्ड, ये इलेक्ट्रॉन वोल्ट में नहीं लिखा हुआ है, तो आप यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन वोल्ट लगा दिएगा, और मैं लगा भी दिया हूँ। एक्चुअली में इसका थर्ड ऑप्शन थोड़ा गलत लिखा हुआ है, ये होगा 1.88 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो देखा आपने लगभग 9 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस मैंने अभी आपको डिस्कस किया। इन सारे क्वेश्चंस को बहुत बारीकी से देखिएगा, क्योंकि इसी टाइप के कॉन्सेप्ट से आपको क्वेश्चन पूछे जाते हैं नीट और जेईई में। थैंक यू।